हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, समय समय पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट मैं लाता रहता हूँ। और बच्चों, आज का प्रैक्टिस टेस्ट बहुत अच्छा है, बस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बच्चों एक दो बातें जो कहना चाहता हूँ उसको समझ लीजिए और सुन लीजिए। बच्चे पढ़ाई को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको जो है शांत रहकर और अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। टाइम टेबल से पढ़ें, कोशिश ये करें कि टाइम टेबल से पढ़ा जाए तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। दूसरी बात, सोशल मीडिया से बचें। देखो, आपको इंस्टाग्राम और जो आईपीएल अभी जो चल रहा है वो आपको बर्बाद कर देगा, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आपसे। जिससे दूरी बना लीजिए। अगर ये आपने इससे दूरी नहीं बनाई ना तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आपके माँ बाप ने जो सपने देखे नहीं वो आप कभी साकार नहीं कर पाओगे। मौका बार बार नहीं आता है, समय बार बार वापस नहीं आता लौट के, ध्यान रखें आप लोग। इस समय जो बच्चे इंस्टाग्राम और ये जो आपका आईपीएल देख रहे हैं या जहाँ भी रील्स में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार कहना चाहता हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि बच्चों, फ्यूचर आप अपना बर्बाद कर लोगे अगर यही चलता रहा तो। यदि पढ़ना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि समय का जिसने भी अगर उसकी वैल्यू की है तो समय ने आपकी वैल्यू बढ़ाई है। ध्यान रखें, अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे समय की तो ये आपको बर्बाद कर देगा, बर्बाद। कारण ये है कि सबसे ज़्यादा समय इस समय बच्चे मोबाइल पर गुजार रहे हैं। मोबाइल का दो ही तरीके से यूज़ होता है, गलत यूज़ होता है और सही यूज़ भी होता है। तो जो बच्चे सही यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए अभी इसी वक्त इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जो भी आपके पास है इस प्रकार की सोशल मीडिया ऐप्स को आप लोग अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपने अनइंस्टॉल नहीं किया इनको तो चाहे कितना ही कोशिश कर लेना, यदि आपके मोबाइल में ये हैं तो आप कम से कम 2 से 4 घंटे पर बर्बाद ज़रूर करेंगे। ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगा, पढ़ें, मेहनत करें। ठीक है? तो ये तो रही काम की बात। अब बात करेंगे हम प्रैक्टिस टेस्ट की। और जिन बच्चों को एमपीपीटी के नोट्स चाहिए वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अभी भी समय बचा हुआ है। सबसे पहले आपको थ्योरी क्लियर करनी है, और थ्योरी यदि क्लियर हो जाती है तो उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस देखिए, आपके पास 15 से 20 दिन और है, तो 15 से 20 दिन आप लोग थ्योरी पढ़ें और बाकी फिर 15-20 दिन के बाद बचा हुआ जितना भी समय 8-10 दिन का, तो उतने समय में आप प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब एग्ज़ाम के लिए 10 दिन बचे ना, उसके बाद तो थ्योरी उठा के ही नहीं देखने हैं आपको। क्यों? क्योंकि फिर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में क्या आना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने। तो प्रैक्टिस कितनी मायने रखती है आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो अब ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, इजिप्शियन क्लोवर किसे कहते हैं? इजिप्शियन क्लोवर किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है ज्वार को, मक्का को, बरसीम को या जूट को। इजिप्शियन क्लोवर किसे कहते हैं आपको बताना है, और आपका आंसर क्या है बताइए आप लोग। इजिप्शियन क्लोवर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बरसीम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बरसीम को। CSMG 84 यानी कौशल किस फसल की वैरायटी है बताइए बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, मक्का, मूंगफली, गेहूं या जैकी। कौशल किसकी किस्म है बच्चों? मक्का, मूंगफली, गेहूं, जई। तो वैरायटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है, तो मैं ही बता देता हूँ, ये मूंगफली की आपकी महत्वपूर्ण वैरायटी है। जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, देखिए आप लोग, राधे या उदय किसकी वैरायटी है बच्चों? राधे, उदय। चना की, गन्ना की, मूंगफली की या ज्वार की। देखो, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, इससे अच्छा है कि मैं फास्ट करवाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो फास्ट चलते हैं हम लोग। राधे उदय किसकी वैरायटी है? चना, गन्ना, मूंगफली, ज्वार। बताइए बच्चों, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही जा रहा है, चना चना की ये महत्वपूर्ण वैरायटी है। नेक्स्ट है, किडनी बीन किस फसल को कहते हैं? किडनी बीन किस फसल को कहते हैं? मसूर, चबला, मोठ या अरहर। किडनी बीन किसे कहा जाता है बच्चों? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखें, मोठ को किडनी बीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिजका में कुल कितनी कटाइयाँ की जा सकती हैं? कुल पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखें, रिजका फसल में कुल कितनी कटाइयाँ की जा सकती हैं? रिजका यानी लूसन, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 12, 12 से 15। कुल पूछ रहे हैं, ध्यान रखें,
टोटल कितनी की जा सकती हैं? रिचका में कुल कटाइयाँ बच्चों 7 से 9 की जा सकती हैं। बच्चों यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है 5 से 7 में, इसलिए याद रखें टोटल 7 से 9। अल्फांजो किस्म को दूसरे नाम से कहते हैं? अल्फांजो आपकी आम की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है और जिसका दूसरा नाम क्या होगा वो आपको ही बताना है। बताइए, हापुस, तोतापुरी, सफ़ेदा या रुमानी? तो अल्फांजो किस्म का जो दूसरा नाम है वो क्या है बच्चों? ध्यान रखें आप लोग, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जो चल रहा है वही सही है, हापुस के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण भारत में आम की किस्म तोतापुरी के नाम से जानी जाती है, वह कौन सी है? जी हाँ, दक्षिण भारत में आम की एक किस्म है जिसका नाम है तोतापुरी, उसको दूसरा नाम भी जाना जाता है, क्या है बताइए? बंगलौरा, अल्फांजो, केसर या बॉम्बे येलो? बताइए बच्चों, दक्षिण भारत में तोतापुरी को किस नाम से जाना है? तोतापुरी का बताइए क्या है? बिल्कुल सही, बंगलौरा। बंगलौरा के नाम से दक्षिण भारत में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाग लगाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सब जानते होंगे कि उद्यान लगाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? आयताकार मेथड, त्रिभुजाकार मेथड, पंचकोणीय या वर्गाकार? तो बाग लगाने का सबसे जो बेस्ट मेथड है बच्चों वो है आपका वर्गाकार, स्क्वायर मेथड जिसको कहते हैं, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। बेर की पछेती किस्म कौन सी? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। बेर की जो है पछेती किस्म, पठानी, जोगिया, कैथली, उमरान? तो बेर की पछेती किस्म सब लोग जानते हैं, उमरान। उमरान जो है ये गेहूं की सबसे पछेती किस्म होती है, सबसे लेट आती है। नेक्स्ट है आपका, दलहनी फसलों का C/N कितना होता है? कितना अच्छा प्रश्न है। दलहनी जो पल्सेस क्रॉप्स होती हैं उनका कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 10:1, 20:1, ये अनुपात नहीं दे रहा, पॉइंट दे रखा बंदों ने, चलो कोई बात नहीं। 10:1, 20:1, 30:1 या 25:1? अनुपात में ही है पूरा। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर? क्या होगा दलहनी फसलों का C/20:1? ठीक है। 3 पत्तियां एक कलिका से जुड़ी होती हैं। 3 पत्तियां एक कलिका से, बेल, अंगूर, कदम, पपीता? तो सिंपल है, बेल में आपको पता है बेल की पत्तियां देखी होंगी, आपकी एक ही कलिका से जुड़ी होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट फ्लावर्स की वेस्ट लाइफ कितनी होती है? कट फ्लावर्स सब जानते हैं, कट फ्लावर्स आपके जैसे गुलाब के कट फ्लावर्स होते हैं और भी फ्लावर्स होते हैं। तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन। कट फ्लावर्स की वेस्ट लाइफ होती है 10 दिन। याद रखें कितनी होती है? 10 दिन की होती है। बेहतरीन क्वेश्चन है, नेंटिस कई बार पूछा गया। नेंटिस वैरायटी किसकी है? गाजर, मूली, करेला, लौकी? नेंटिस किस्म की बताना है बच्चों आपको। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये है गाजर की। गाजर की एक महत्वपूर्ण वैरायटी नेंटिस, कई बार पूछा गया, ध्यान रखें आप लोग। अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ यानी TSH टोटल सोलुबल सॉलिड डिग्री कितने विरक्स होता है? 5, 10, 15, 20? अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ टोटल सोलुबल सॉलिड कितना होता है? याद रखें कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी के पुस्तक के लेखक कौन है? फल एवं तरकारी परिरक्षण, इसी प्रकार से क्वेश्चन छपा था एक बार MPET में, विशेष याद रखें। फल एवं तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर PK सिंह, डॉक्टर सदाशिवम नारायण, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर RS परोदा? तो बताना है आपको कौन है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन है? डॉक्टर सदाशिवम नायर। ये नायर साहब आपके जो है ना इसके फादर थे। बात करते हैं आगे, स्क्वैश में कितने % फलों के रस का प्रयोग करते हैं? स्क्वैश जो बनाया जाता है उसमें कितने प्रतिशत फलों के रस का प्रयोग किया जाता है? 10%, 15%, 25%, 65%? ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, ये आप लोग बताएंगे, ये इसमें आपको ही बताना है। 10, 15, 25%, ठीक है ना, ये मुझे जरूर बताया। इसके बाद रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग में जो लिखा होता है वो कितनी रीडिंग तक लिखी रहती है? रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है ना, आपको पता है रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग टोटल TSS मापने, टोटल सोलुबल सॉलिड यानी कुल ठोस पदार्थ मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसमें रीडिंग कितनी होती है आपको बताना है। 0 से 32, 0 से 20, 32 से 0, 20 से 0? अच्छा प्रश्न है, 0 से 32 होती है। कितनी होती है? रिफ्रैक्टोमीटर में जो रीडिंग होती है 0 से 32 तक हम प्रायः याद कर सकते हैं। प्रायः बीज रहित तरबूज, जिसमें बीज नहीं होते हैं, ऐसा तरबूज कौन सा होता है? द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होता है, त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉयड होता है, टेट्राप्लॉयड होता है या हेक्साप्लॉयड होता है यानी षटगुणित होता है? बताइए आप लोग। बीज रहित तरबूज देखा है क्या? नहीं देखा, कोई बात नहीं है, वो ट्रिप्लॉयड होता है, मैं बता देता हूँ क्या होता है, त्रिगुणित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी से आम में लिटिल लीफ रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से आम में लिटिल लीफ रोग हो जाता है? लिटिल लीफ, अच्छा क्वेश्चन है, सब जानते हैं इसको। खैर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, एमोलिन, सब लोग जानते हैं। लिटिल लीफ आपका होता है जिंक की कमी से। किसी कमी से? छोटी पत्ती रोग आम में जिंक की कमी से होता है। पीले रंग वाली मिर्च की किस्म, ये तो कहीं बता सकते हैं आप लोग, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ये तो। पीले रंग वाली मिर्च की किस्म कौन सी है? हंगेरियन बैक्स, पूसा सदाबहार,
रूबी किंग अर्का मोहिनी। बताइए पीले रंग वाली, याद है आपको, बिल्कुल बिल्कुल, हंगेरियन बैक्स आपके पीले रंग वाली मिर्च की वैरायटी है। हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के कितने दिन बाद कर सकते हैं? हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के कितने दिन बाद कर सकते हैं? 15 से 20 दिन, 22 से 25 दिन, 12 से 15 दिन या 25 से 30 दिन। तो सिंपल सा है, हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के लगभग 15 से 20 दिन बाद आप लोग तुड़ाई उसकी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सोनाली किसकी संकर किस्म है? हाइब्रिड वैरायटी अभी किसकी है? सोनाली। फूल गोभी, टमाटर, भिंडी, बैगन। बताइए बच्चों, सोनाली टमाटर की वैरायटी किसकी? टमाटर की। भैंस के खीस में प्रोटीन, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आ गए आपके पशुपालन से संबंधित। भैंस के खीस में प्रोटीन की परसेंट मात्रा कितनी होती है? भैंस का जो खीस होता है, खीस कोलेस्ट्रॉल, जब भी गाय भैंस ब्याती है ना, तो शुरुआत में जो दूध निकलता है पीला आपका गाढ़ा पदार्थ, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसे खीस कहते हैं जनरली। तो भैंस के खीस में प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 17, 12, 5 या 21? देखो भैंस का पूछा है तो विशेष याद रखें 21% होता है, अगर गाय का पूछता तो 17 होता है, ये ध्यान रखें आप लोग, प्रोटीन बहुत होता है। गाय के खीस में अम्लता परसेंट कितना होता है? लो, अम्लता परसेंट बताना है आपको। गाय के खीस में 0.12 से 0.16%, 0.20 से 0.40%, 0.10 से 0.2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए सोचिए, फटाफट सोचिए। गाय के खीस में एसिडिटी बताना है तो याद रखना 0.12 से 0.16% ही होती है। गाय के घी का कृष्णर मान, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। कृष्णर मान कितना होता है? 22 से 26, 10 से 15, 30 से 35, 5 से 10। गाय के घी का कृष्णर मान कितना होता है? बताइए बच्चों, याद रखना 22 से 26 होता है। दूध में कितने परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान रहती है? 0.7, 0.2%, 0.9% और 0.5%। तो दूध में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान रहती है, ये आपको बताना है। 0.7, 0.2%, 0.9% या 0.5%। कितने परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा रहती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको होमवर्क दिया। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गए, ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नहीं मतलब आगे। बकरी के दूध में औसतन पानी की मात्रा कितनी होती है? सब लोगों को याद है, 95%, 82.76%, 87% या 80%। तो बकरी के दूध में और गाय के दूध में लगभग बराबर होती है। कितनी होती है? 87% लगभग बकरी के दूध में एवरेज वाटर की मात्रा पाई जाती है। मुर्गियों में अंडे सेने का उपयुक्त समय क्या होता है? मुर्गियों से अंडे सेने का उपयुक्त समय क्या होता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, मई, जून या जून, जुलाई? तो मुर्गियों में अंडे सेने का जो बेस्ट समय होता है वो होता है आपका फरवरी मार्च का महीना। कब होता है? फरवरी मार्च में सबसे अच्छे आपके चूजे निकलते हैं। डीविकिंग की क्रिया मुर्गियों में कितने सप्ताह की उम्र पर करते हैं? डीविकिंग का मतलब आप जानते हैं कि मुर्गियों की चोंच काटी जाती है, और चोंच जो काटना होती है वो उम्र क्या होती है? 14 से 15 सप्ताह की मुर्गियाँ हो तब, 8 से 10 सप्ताह में, या 5 से 8 सप्ताह, या 1 से 5 सप्ताह? बताइए आप लोग। तो डीविकिंग की क्रिया आपकी 14 से 15 सप्ताह में की जाती है, ये विशेष याद रखा। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग होता है किसके द्वारा? जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से या विषाणु से? पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग सब लोग जानते हैं इसको, तो खैर ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है। कौन सा वायरस होता है? यूसी या सेट 1, सेट 2, सेट 3। क्रीम दूध से होती है क्या? भारी हल्की समझ, सब जानते हैं क्रीम दूध से हल्की होती है, इसीलिए तो ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है, डेयरी बर्तनों को यदि साफ नहीं करते हैं तो उन पर बन जाते हैं। डेयरी बर्तनों को यदि हम लोग साफ नहीं करते हैं उन पर क्या बन जाती है? काई बन जाती है, काई बन जाती है, मिल्क स्टोन बन जाते हैं, प्रोटीन या फास्फोलिपिड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बताइए आप लोग? सब जानते हैं मिल्क स्टोन बन जाते हैं। पशुपालन विभाग की स्थापना। भारत में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1950, 1956, 57, 1963, 64 या 2001, 2002? पशुपालन विभाग की स्थापना वर्ष बताइए। तो 1956, 57 में आपकी पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं पाया जाता है या कम पाया जाता है? विटामिन, वसा, कैल्शियम या आयरन? तो इसलिए दूध में बड़ी आयरन की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आयरन यानी लोहा की कमी पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? सब जानते हैं भैंस के मांस को मटन, व्हील, चैवल, वफन क्या कहते हैं बताइए। देखो मटन किसके को बोलते हैं याद रखना। मटन बोला जाता है आपके भेड़ के मांस को। व्हील बोला जाता है आपके छोटा जो बछड़ा होता है उसके मांस को। चैवन बोला जाता है बकरी के मांस को। और भैंस के मांस को वफैन कहते हैं।
और गाय के मांस को बीफ कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। और मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, ये मांस जरूर याद रखें। मटन च्यवन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखें, भेड़ के मांस को ही मटन कहते हैं, बकरी के मत लगाया ना गलती से, क्योंकि हम लोगों ने तो मटन, हम गाँव में तो वही सुनते हैं कि बकरी को कहते हैं, जबकि वो होता नहीं है। मुर्रा इंटू सुरती के संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है? मुर्रा और सुरती बराबर कौन सी प्राप्त हुई है? इलिचपुरी, महसाना, नागपुरी या मुर्राई प्राप्त हुई है? बताइए आप लोग। सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, याद रखें, महसाना से। बकरी को किस ओर से दूध निकालना चाहिए या धोते हैं? बताइए, कौन सी साइड से धोया जाता है? दाईं बाईं दोनों ओर से या सभी गलत? बताइए, बकरी को किस ओर से मिल्किंग करते हैं या दूध निकालते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर होगा बाईं ओर से। याद रखें, कहाँ से? बाईं ओर से दूध निकाला जाता है। परजीवियों की म्यूजियम कहलाती है कौन? गाय, भैंस, बकरी, भेड़? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, परजीवियों की म्यूजियम। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं। परजीवियों की म्यूजियम भेड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भेड़। परजीवियाँ, क्योंकि इसकी ऊन में बहुत ज़्यादा आपके परजीवी आ जाते हैं, पैरासाइट। बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं? रोयरिंग, वर्किंग, विलीट, मिमिक? बकरी की आवाज़ को बताइए बच्चों, क्या कहते हैं? बकरी की आवाज़ को कहते हैं ब्लीट। क्या कहा जाता है? ब्लीट कहा जाता है। बकरी की नस्ल जिसमें सींग नहीं होते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें सींग नहीं पाए जाते हैं? बीटल, जमनापारी, बर्बरी, टोगनबर्ग? बकरी की नस्ल जिसमें सींग नहीं होते हैं, बीटल, जमनापारी, बर्बरी या टोगनबर्ग? बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग विदेशी नस्ल है जिसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारण करते हैं। ये वाला प्रश्न मैं आपको पता पहले भी करा चुका हूँ, अब यहाँ पे आपको आंसर देना ही होगा। टेट्राजोलियम टेस्ट बीज की शुद्धता के लिए, बीज अंकुरण के लिए, जीवन क्षमता के लिए या बीज की गुणवत्ता के लिए? टेट्राजोलियम टेस्ट किस लिए किया था? याद रखें, जीवन क्षमता के लिए। किसके लिए? सीड वाइबिलिटी बोलते हैं इसको, उसके लिए टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं, ये भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ज्वार का पौधा किस पोषक तत्व की कमी से सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इंडिकेटर का काम करता है। सोडियम, लोहा, तांबा या फास्फोरस? जी हाँ, ज्वार का पौधा किस पोषक तत्व की कमी का सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? याद रखें, इसका सही आंसर होगा आपका लोहा। आयरन की कमी होती है तो ये सूचक होता है, इंडिकेटर का काम करता है ज्वार का पौधा। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सब समझते हैं इस क्वेश्चन की क्वालिटी को, कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? एमओ यानी मोलिब्डेनम, एमएन यानी मैग्नीज, कॉपर या डी है क्लोरीन? तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो कौन सा है? मोलिब्डेनम। याद रखें, मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी होता है। की ऑफ लाइफ किस पोषक तत्व को कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में, जरूर पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। की ऑफ लाइफ किस पोषक तत्व को कहा जाता है? पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस या मैग्नीशियम? सब जानते हैं, वैसे जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। की ऑफ लाइफ फास्फोरस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फास्फोरस को की ऑफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक कौन सा है? सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोडक्ट करता है कौन सा फर्टिलाइजर है? यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट? बड़ा कन्फ्यूजन होता है कौन से में, बी और सी में, यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट में। तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे अधिक जो अम्ल उत्पादन करता है वो वैसे अमोनियम क्लोराइड ही करता है। रंध्रों को बंद करने के लिए प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला रसायन कौन सा है? रंध्र मतलब पौधों पर, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं, सब जानते हो इस बात को। तो उन प्रक्रिया को बंद रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला एक केमिकल होता है, कौन सा होता है? क्योलिन, अलसी का तेल, 2,4-D और PMA यानी फिनाइल परक्यूरिक एसिड, ऐसा कुछ नाम होता है PMA का। तो कौन सा होता है बताइए आप लोग? आंसर सही होगा PMA। यही आपका रंध्रों को बंद करने का काम करता है, ये याद रखें। स्थायी मुरझान बिंदु, स्थायी मुरझान बिंदु PWP परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर PF मान कितना होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा गया प्रश्न है। स्थायी मुरझान बिंदु परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर PF मान कितना होता है?
0.0, 2.54, 4.2 या 6.0। याद रखें परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट आपका 4.2 होता है। कितना होता है? सी इसका आंसर सही होगा 4.2। गेहूं में क्राउन रूट्स प्रकट होती हैं मृदा सतह से ऊपर। क्राउन रूट्स देखे हैं आपने? गेहूं में देखा होगा आपने, नहीं देखा हो देख लेना। मृदा सतह से ऊपर, मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर, मृदा सतह एवं बीज के नीचे या बीज के ही नीचे। आंसर सही क्या होना चाहिए? सोचिए आप लोग, अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए एक बार और। गेहूं में क्राउन रूट्स प्रकट कहाँ होते हैं? मृदा सतह से ऊपर, मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर। बिल्कुल आंसर सही होगा बी, मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर ये क्राउन रूट्स आपकी निकलती हैं। एंटी सीनेसेंट पॉली हार्मोन कौन सा है? एंटी सीनेसेंट पॉली हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन। बताइए, एंटी सीनेसेंट पॉली हार्मोन होता है जिबरेलिन। कौन सा होता है? जिबरेलिन होता है। कैनोला का संबंध किससे है? कई बार प्रश्न पूछा गया है कैनोला किससे संबंधित है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, फिर भी याद रखें कैनोला सरसों, कुसुम, नाइजर या अरंडी। तो कैनोला का संबंध किससे होना चाहिए बच्चों? सरसों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरसों से। पौधे का सामान्य स्वरूप किसके द्वारा रखा जाता है? पानी, गैस, ठोस। तो पौधे का सामान्य जो स्वरूप है वो पानी के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य फसल प्रणाली कौन सी है? भारत में कौन सी फसल आपकी प्रणाली यूज की जाती है? तो गेहूं, ज्वार, चना, सरसों, धान, गेहूं या गेहूं, सरसों। भारत की मुख्य फसल प्रणाली आपको बताना है। याद रखें, धान गेहूं हम सबसे ज़्यादा हमारे देश में इस प्रकार के धान बोल लेते हैं खरीफ सीजन में, और रबी सीजन में हम गेहूं की फसल बोल लेते हैं। ये चलता रहता है हमारे देश में। बहुत सारे लोग करते ही नहीं, कहते हैं सर हम तो धान करते नहीं, हम तो तोर करते हैं, मतलब सोयाबीन करते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे देश की बात चल रही है, मध्य प्रदेश की बात नहीं चल रही है, ये ध्यान रखा। पौधों की वृद्धि व समय को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सिग्मॉइड वक्र, कम्बेल स्टॉक्स, पायरेनोमीटर या क्वांटम सेंसर। तो पौधों की वृद्धि व टाइम को जो दर्शाया जाता है वो है सिग्मॉइड वक्र के द्वारा। याद रखें, इसके द्वारा उसको दर्शाते हैं हम लोग। सब जानते हैं सिग्मॉइड वक्र के बारे में? नहीं जानते, कोई बात नहीं, कोई बताऊंगा। एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसल उगाने को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती, मिश्रित सस्यन, मोनोक्रॉपिंग या बहुसस्यन। क्वेश्चन समझिएगा, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना। फसलें उगा रहे हैं तो खेती तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मिश्रित सस्यन कहेंगे। अच्छा, मिश्रित खेती और मिश्रित सस्यन मतलब मिश्रित फसल में बड़ा डिफरेंस होता है, बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। मिश्रित खेती का मतलब ये होता है कि पशुपालन भी कर रहे हैं और फसल उत्पादन भी कर रहे हैं, तो उसे मिश्रित खेती कहेंगे। यदि दो फसलें एक साथ एक खेत में ले रहे हैं तो उसे मिश्रित फसल या मिश्रित सस्यन कहेंगे। और बहुसस्यन क्या कहेंगे? मतलब बहुफसलीय खेती क्या होती है? दो या दो से अधिक फसलों को उगा रहे हैं, बहुत सारी फसलें उगा रहे हैं खेत में, उसे बहुसस्यन कहेंगे। मोनोक्रॉपिंग, सिर्फ एक ही एक फसल ले रहे हैं तो उसको मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण है? तेल वाली फसलों के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या सल्फर? सल्फर। सल्फर ये तेल की मात्रा को बढ़ाता है और तेल वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है, इसलिए। शुष्क खेती उपयुक्त फसल समूह कौन सा है? शुष्क खेती मतलब सूखा पड़ रहा हो तब भी कौन सी फसल अच्छी प्रकार से हो सकती है? गन्ना, धान, तंबाकू, बाजरा, ज्वार, चना, मटर, धान, चना, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? सब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बाजरा, ज्वार और चना। इनके लिए कम पानी चाहिए। शुष्क खेती तो ग्वार की उन्नत किस्म कौन सी है? WCC 75, प्रभात, दुर्गापुरा, सफ़ेद, घड़िया। शुष्क खेती हेतु ग्वार की उन्नत किस्म WCC 75। नेक्स्ट है, किन्नू संकरण है किसका? किन्नू किसका संकरण है बताइए? किंग मैंडारिन इंटू बिलो लीफ, स्वीट ऑरेंज, किंग मैंडारिन, स्वीट ऑरेंज इंटू रंगपुर लाइम, किंग मैंडारिन रंगपुर लाइम। किंग मैंडारिन एवं बिल्लो लीफ। ये किन्नू के बारे में जानते हो? ये आपकी किससे संबंधित है? नींबू वर्गीय से संबंधित है। इसको निकाला गया था, एक साइंटिस्ट थे बेंट, उन्होंने इसको निकाला था। किसान बीमा आय योजना का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? किसान बीमा योजना 2004, 2006, 2008, 2010। तो किसान बीमा 2004 में स्टार्ट हो गई थी। कब स्टार्ट हुई? 2004 में। दलहन, तिलहन एवं ऑयल पाम की समेकित एक योजना चलाई गई, वो कौन सी योजना थी? राजीव गांधी कृषक साथी योजना, राष्ट्रीय उद्यान की मिशन योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या आइसोपॉम योजना। दलहन, तिलहन एवं ऑयल, बिल्कुल 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 अच्छा क्वेश्चन है। आइसोपॉम योजना चलाई, आइसोपॉम योजना स्टार्ट की गई थी। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न। फल जो होते हैं उनमें कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज। फलों में कौन सी शर्करा? ये तो बता ही दो दादाओ। बिल्कुल सही है, फ्रक्टोज। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में कुल कितने डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय हैं? डीम्ड 4, 5, 6, 10। 4 बता रहे होंगे सब लोग, जबकि आंसर गलत है 4, क्योंकि एक बढ़ गया है। वो है आपका
पाँच, अंगूर के प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि वायुदाब, भूमिदाब, कलम, कलकायन बताइए। अंगूर के प्रोपेगेशन की सबसे मेथड कौन सा है? कलम ही होता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि कलम है तो मतलब क्या कह रहे हैं सर, कलम कैसे? तो बताना चाहूँगा सबसे इसमें जो प्रोपेगेशन के लिए हार्डवुड कटिंग का उपयोग किया था, हार्डवुड कलम का उपयोग किया जाता है। तो याद रखें, अब हार्डवुड कटिंग तो है ही नहीं इसमें, तो कलम सिर्फ लिख रहा है, तो हम इसका आंसर कलम ही मानते हैं, ये ध्यान रखें। पूसा वॉशिंगटन किस फल वृक्ष की किस्म है? किस फल की किस्म है पूसा वॉशिंगटन? पपीता, अनार, खजूर, बेर, सब जानते हैं पूसा वॉशिंगटन बेस्ट वैरायटी है जो कि आपकी पपीता की वैरायटी है। किसकी है? पपीता की। आंवले के पौधों पर पुष्प किस माह में आते हैं? आंवला जो होता है ना, आंवला आपका फल है, इस पर फूल कब आते हैं? जनवरी में, फरवरी में, मई में या जुलाई में। याद रखें, फरवरी मार्च में आपके फूल आते हैं। पांडाल विधि का अन्य नाम क्या है? पांडाल विधि, बार्बर विधि, टेलीफोन विधि, कॉर्डन विधि या शीश विधि। आपको पता है पांडाल विधि का उपयोग मोस्टली आपके अंगूर के लिए किया जाता है। अंगूर की जो बेल होती है उनको चढ़ाने के लिए करते हैं, जिसमें जो पांडाल मेथड होता है उस दूसरा नाम उसका बार्बर विधि भी उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाबर विधि भी उसको कहा जाता है। आम की कौन सी किस्म व्यापारिक नहीं है? जी हाँ, जिसको व्यापारिक रूप से नहीं बेचा जाता है, कॉमर्शियल रूप में नहीं यूज किया जाता, कौन सी वैरायटी है? दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो या मल्लिका। सब जानते हैं मल्लिका इज ए नॉट कॉमर्शियल वैरायटी, ध्यान रखें। पपीते का पपेन तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आएगा ही। पूसा डलेसियस, पूसा द्वार, पूसा मजेस्टी या पूसा जॉइंट। पपीते का पपेन तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है पूसा जॉइंट। पूसा जॉइंट से सबसे अच्छा आपका पपेन प्राप्त होता है। मूली में परागण किस प्रकार का होता है? स्वपरागण होता है, परपरागण होता है या उपयुक्त दोनों या सभी असत्य हैं? तो मूली में परपरागण जो होता है बच्चों, वो आपका क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है? याद रखें, क्रॉस पोलिनेशन, परपरागण होता है। वी आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, पंत कंपोजिटी या ग्रीन लॉग। बताइए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? तो ग्रीन लॉग नहीं है बच्चों। पूसा अनुपम किस सब्जी की किस्म है? पूसा अनुपम बैगन की, टमाटर की, लौकी की या परवल की। पूसा अनुपम किस सब्जी की किस्म है? बैगन, टमाटर, लौकी, परवल। बैगन, बैगन की ये वैरायटी है। हरी सब्जियों का कैरोटीन किस में बदल जाता है? हरी सब्जियों में जो कैरोटीन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो याद रखें, विटामिन ए में। किस में चेंज हो जाता है? विटामिन ए में ये चेंज हो जाता है। किस फसल में पेड़ी की फसल ली जाती है? ओ हो, वैसे हमने तो गन्ना ही सुना है, लेकिन गन्ना तो ऑप्शन में ही नहीं है। टमाटर, बैगन, गोभी, आलू, किस फसल में पेड़ी की फसल ली जाती है? पेड़ी जानते हो कि नहीं जानते? रैटून, फसल को काट लो फिर भी दोबारा उसमें दूसरी उसी फसल तैयार हो जाए, बीज बोने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको बोलते हैं रैटून या पैडी। तो टमाटर, बैगन, गोभी, आलू बताइए। अंदाजा ही नहीं लग रहा, वो आलू लगा रहे होंगे सब दिमाग के, आलू नहीं, जबकि आंसर सही होगा बैगन। बैगन से दूसरी फसल ले सकते हैं, जी हाँ। ट्रक गार्डन शब्द किस भाषा से लिया गया? ओहो, बहुत अच्छा प्रश्न। ग्रीक वर्ड, लैटिन भाषा से या फ्रेंच या अरेबियन? बताइए ट्रक गार्डन, ये आंसर सही होगा, फ्रेंच भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से? फ्रेंच से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विंटरिंग की क्रिया की जाती है, किस में की जाती है? गुलाब में, गेंदा में, चमेली में या गुलदाउदी में? विंटरिंग की क्रिया गुलाब, गेंदा, चमेली, गुलदाउदी। बच्चों बताना है आपको विंटरिंग की क्रिया किस में की जाती है? विंटरिंग क्रिया गुलाब में की जाती है, ध्यान रखना। मुर्रा नस्ल का अन्य नाम क्या है? भदावरी, खुंडी, बारबरी, जमुनापारी। मुर्रा नस्ल का अन्य नाम है खुंडी, क्योंकि उसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी के जैसे खुंडे टाइप के होते हैं ना, इसलिए खुंडी बोलते हैं, ध्यान रखा। बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं? ये बता चुका हूँ आई थिंक।